जय हिंद। मैं हूं रुपेश कुमार। आप देख रहे हैं बीटी करण भट्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है कि व्यंजन व्यंजन के बारे में बताएंगे। स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये सब के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। स्वर भवेल। स्वर के बारे में इससे पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। स्वर के बारे में इससे पिछले वीडियो में जो है हम लोग जान चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। व्यंजन, कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। इसका कहने का साफ साफ मतलब है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे क बोलते हैं हम यहाँ पे, जैसे में देखिएगा कि क बोलते हैं तो क लास्ट में जो है ओ आ जाता है। ख बोलते हैं, ग, च, छ, ये सब में लास्ट में आप ध्यान से बोलिए और तर्क कीजिए कि लास्ट में ओ आ जाता है। त, थ, द, भ, म, तो लास्ट में ओ आ जाता है। तो ओ क्या है? वो स्वर वर्ण है, भावेल है। इसलिए कह रहा है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती हो। कहने का मतलब है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती हो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, या 3 रूप होते हैं, या 3 भेद होते हैं, जो आपका मर्जी आप कह सकते हैं। तो व्यंजन का 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। 1/1 एक एक करके समझते हैं 1 by 1। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। अगर हम किसी चीज को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, अगर किसी चीज को छूते हैं तो वो हो गया स्पर्श, या किसी चीज को हम स्पर्श करते हैं तो वो हो गया छूना। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ होठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि स्पर्श का अर्थ होता है छूना। अगर हम किसी चीज को छूते हैं तो हो गया स्पर्श करना। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर ऊपर देख लीजिए क्या कह रहा है, समझ जाइएगा। स्पर्श का अर्थ होता है छूना।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग, कह रहा है कि जीभ मुंह के किसी भी भाग, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जीभ मुंह के किसी भी भाग, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहने का साफ साफ मतलब है कि अगर हम किसी का चीज अगर हम बोलते हैं तो वो कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ये सब का अगर स्पर्श करती है बोलते समय तो वो क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक, हमें इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए वर्गों में विभक्त हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 25 व्यंजन होते हैं। एक बार फिर ऊपर से देख लीजिए कि इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं। 25 देखिए, आपको कवर्ग में 5 मिल जाएगा, चवर्ग में 5 मिल जाएगा, टवर्ग में आपको 5 मिल जाएगा और तवर्ग में आपको 5 मिल जाएगा और पवर्ग में आपको 5 मिल जाएगा। तो कितना हो गया? 5 25 हो गया। ये हुआ ना, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया आपका? 25 हो गया। ठीक, ये आपका जो है 25 हो गया। तो चलिए देखते हैं, ऊपर से पहले शुरू करते हैं कवर्ग से, 1 नंबर से, कि क ख ग घ अंग, ये कंठ का स्पर्श करते हैं। ये जो है कंठ का स्पर्श करते हैं। एक एक करके समझिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कवर्ग क ख ग घ अंग, ये कंठ का स्पर्श करती हैं। ये चीज़ आप भी बोल के देखिए, क ख ग घ अंग, ये चीज अगर हम बोलते हैं तो ये कंठ का स्पर्श करती है। किस चीज का स्पर्श करती है? ये कंठ का स्पर्श करती है। इसे ये कंठ का स्पर्श करते हैं। ठीक, कवर्ग क ख ग घ अंग, ये कंठ का स्पर्श करती है। तो ये समझ गए होंगे। चलिए अब 2 नंबर के देखते हैं, चवर्ग। अब चवर्ग देखते हैं, च छ ज झ य, ये तालु का स्पर्श करते हैं। या आप बोल के देखिए, च, जैसे हम बोलते हैं च, छ, ज, झ, य, या आप भी मेरे साथ बोल के देखिए, चवर्ग च छ ज झ य, ये तालु का स्पर्श करती है। ये मुंह में जो हमारे मुंह में, आपके मुंह में जो तालु होता है, तालव्य वर्ण जिसे कहते हैं, तो ये तालु का स्पर्श करती है। ठीक, ये चवर्ग हो गया। अब आगे है कि टवर्ग। 3 नंबर में देखिएगा, टवर्ग ट ठ ड ढ, मूर्धन्त न भी इसे बोल सकते हैं या न भी इसे बोलते हैं। ठीक, ये मूर्धा का स्पर्श करती हैं। ट ठ ड ढ न, ये जो है मुंह से हम बोलते हैं, ये मुंह का स्पर्श करता है, इसलिए इसे कहते हैं कि मूर्धा का स्पर्श ये करते हैं। टवर जो है ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। आप बोल के देखिए, ट ठ ड ढ मूर्धन्त न, ये जो है मूर्धा का स्पर्श करती है। अब 4 नंबर में देखिए कि तवर्ग। तवर्ग में क्या है कि त थ द ध न, ये दांतों का स्पर्श करते हैं। ये आप एक बार बोल के देखिए, त, तवर्ग बोल के देखिए, त थ द ध न, ये जो है आपका दांतों का स्पर्श करते हैं। ठीक है, 5 नंबर में देखिए पवर्ग। प फ ब भ म, ये होठों का स्पर्श करती है। प
ब, भ, म। ये हम लोग का जो दो होठ होता है, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। अगर हम ये वर्ण बोलते हैं पवर्ग में, प, फ, ब, भ, म, तो मेरा जो है या आपका जो है दोनों होठ सट जाते हैं, इसलिए ये होठों का स्पर्श करते हैं। ठीक, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक चीज़ आप और देख लीजिए, ये चैनल का नाम है बीटी करण पट्टी, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तो हमको और मोटिवेट मिलेगा, और हम और भी अच्छे तरह से आप लोग को बता पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, साथ में आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतः अस्त व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन। इससे पहले हम क्या जाने हैं ये एक बार देख लेते हैं। इससे पहले हम स्पर्श व्यंजन जाने हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन जान गए हैं। अब हम जानेंगे कि अंतः अस्त व्यंजन किसे कहते हैं। अंतः अस्त व्यंजन किसे कहते हैं। अंतः का अर्थ होता है भीतर, अंतः का अर्थ होता है भीतर। क्या होता है? भीतर। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। हम अगर किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, अगर वो मुंह के भीतर ही रहे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतः अस्त व्यंजन कहेंगे। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से। यहाँ से देखिए, अंतः का अर्थ होता है भीतर। अंतः का जो अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, कह रहा है कि जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। अंतः बराबर मध्य या बीच, ये ध्यान दीजिएगा कि अंतः बराबर होता है मध्य या बीच। अस्त बराबर होता है अस्थित, अस्त बराबर अस्थित। अंतः बराबर मध्य या बीच। तो इन व्यंजनों का, कह रहे कि इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। क्या होता है? सा होता है। उच्चारण के समय जीहा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। कह रहा है जब ये वर्ण का उच्चारण हम करते हैं तो जी या मुंह के किसी भी भाग को यह स्पर्श नहीं करती है। ये व्यंजन चार होते हैं, ये व्यंजन जो है चार होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये व्यंजन चार होते हैं। ठीक, य, ये व्यंजन चार कौन कौन होते हैं? कलर चेंज हम कर लेते हैं एक बार। ये य, र, ल और व, ये चार व्यंजन जो है, ये चार वर्ण जो है, ये नहीं तो जी इसमें हमका मेरा लगता है या हमारा या आप लोग का, और नहीं मुंह लगता है। जैसे यो, र, ल, व, ये जब मुंह के अंदर ही हम बोल लेते हैं। ठीक है, आप बोल के देखिए यो, र, ल, व, ये सब वर्ण जो बोलते हैं ये मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालू, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है। समझ गया? इसका उच्चारण जो है जीभ, तालू, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है पूर्ण रूप से। जैसे यो बोलते हैं, यो जो हम बोलते हैं ये पूरा नहीं तो जीभ कहीं सटता है मेरा, नहीं तो तालू में जीभ सटता है, नहीं जीभ दांत में सटता है, और नहीं दोनों होठ में सटता है मेरा। य, र, ल और व, इनका उच्चारण जो है जीभ, तालू, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी
पूर्ण स्पर्श नहीं करती है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं करती हैं। अतः ये चारों अंतःस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अतः ये चारों अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं या तो अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब आ गया आपका उष्ण व्यंजन। ठीक है, उष्ण व्यंजन, उष्ण का अर्थ होता है गर्म, उष्ण का अर्थ होता है गर्म। जैसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि आलू को उसन दो, बोलते हैं ना, आलू को उसन दो, तो गर्म अगर पानी रहेगा तभी तो आलू उबाला जाएगा। तो उष्ण का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए, कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस से गर्मी पैदा कर दे, उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, एक बार हम फिर पढ़ते हैं कि उष्ण का अर्थ होता है गर्म, उष्ण का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए, हवा जो है मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस से गर्मी पैदा कर दे, सांस से गर्मी पैदा कर दे, उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण, यहाँ देखिए, उष्ण बराबर गर्म होता है। क्या होता है? उष्ण बराबर गर्म होता है। ठीक है, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु, यहाँ देखिए ध्यान से, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है। वायु जो है, हवा जो है, वो जो है मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकालती है, उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकालती है। इसे उष्ण व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर देखिए ध्यान से, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। अगर ये वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, हमारे मुंह से है जो गर्म हवा निकालती है। उष्ण व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। ठीक, उष्ण व्यंजनों का उच्चारण जो है एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। ये भी चार व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसे हम तालम स, मूर्धन स और दंत स बोलते हैं। स, स और ह, ये चीज जब हम बोलते हैं तो गर्म हवा के साथ ये बोली, ये वर्ण निकलते हैं हमारे मुंह से। जैसे स बोल के आप देखिए कि गर्म हवा के साथ ये जो बोलते हैं, आप बोल के देखिए, तालम मूर्धन दंत ह में तो और ज्यादा ही उष्मा निकलती है मेरा। ठीक है, तो एक बार हम ऊपर से फिर जो है रिपीट इसको हम करते हैं, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कि उष्ण बराबर होता है गर्म, उष्ण बराबर होता है गर्म। ये एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन के बारे में हम बता रहे हैं कि उष्ण का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए, कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय में हवा जो है मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण बराबर गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा कर देती है। वायु जो है मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा कर देती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। उष्ण व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। ये भी चार होते हैं। आप बोल के भी देख सकते हैं कि सौ जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्मी निकलता है। ठीक, तालम सौ, मूर्धन सौ, दंत सौ, ये सब चीज़ जो बोलते हैं, जैसे ह, ये सब चीज़ जो हम बोलते हैं हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक नए वीडियो के साथ फिर आएंगे।
तो एक नए वीडियो के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।